तो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम जो है रूलिंग प्लैनेट्स मतलब शासक ग्रह, जिन्हें हम तत्कालीन कार्येश ग्रह भी कहते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स का जो आविष्कार है इसका श्रेय पूरी तरह से गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी को ही जाता है। उनके पहले किसी ने भी इस तरह से शोध करके रूलिंग प्लैनेट्स का इतना उपयोग नहीं किया था। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी में, तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में भी हम जो है रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो एकदम बेसिक से आज हम शुरू कर रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है ये। आप जब घटनाओं के समय का निर्धारण करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करते हैं, किसी बर्थ हॉरोस्कोप को जब आप चेक करते हैं, जब आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं जिसे हम जन्म समय शुद्धिकरण कहते हैं, या जब आप भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं, ये कुछ स्थितियां हैं जहां पर हम मुख्यतः रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो एकदम बेसिक पर होने वाली है रूलिंग प्लैनेट्स के लिए। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों, साथ में आपको भी जो है समझते जाना है, अभ्यास करते जाना है। ठीक है। तो रूलिंग प्लैनेट्स जो है इसे हम तत्कालीन कार्येश ग्रह कहते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी के जो प्रैक्टिशनर है वो इसे एल, एस, आर और डी, इन 4 नामों से, इन 4 लेटर्स के माध्यम से जो है हमें बताते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने जो रूलिंग प्लैनेट्स की डेफिनेशन दी थी उसमें एल, एस, आर, डी ही उन्होंने यूज़ किया था। एल का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर इन चारों में ही एक चीज़ कॉमन है, प्रश्न के समय पर और जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न के स्थान पर। ठीक है। प्रश्न समय और प्रश्न स्थान पर जो मेरा लग्न है, लग्न का जो स्वामी है वो। एस का मतलब है जो मेरा चंद्रमा है, चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है। आर का मतलब है चंद्रमा का जो मेरा राशि स्वामी है, और डी का मतलब जो है मेरा वो दिन का जो स्वामी है। जनरली दिन जो है हम वो सूर्योदय से सूर्योदय तक लेते हैं, तो हमारी घड़ी में जो है वो रात को 12 बजे जो है दिन बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर अभ्यास करते समय जो है वो सनराइज से सनराइज तक दिन लेने का भी एक जो है वो प्रावधान है। ठीक है। लग्न का स्वामी, प्रश्न समय प्रश्न स्थान पर, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का राशि स्वामी और दिन स्वामी, ये 4 जो हैं हमारे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, और इनकी जो प्रायोरिटी होती है, इनकी जो वरीयता का क्रम होता है वो यही होता है। लग्न का जो स्वामी है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद में चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी जो ग्रह होता है वो दूसरे नंबर पर पावरफुल होता है। फिर इसके बाद में चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो तीसरे नंबर पर पावरफुल होता है, और फिर जो दिन का स्वामी है वो जो है मेरा वो चौथे नंबर पर क्या है, पावरफुल होता है। ठीक है। अब मान लीजिए यदि कोई ग्रह, मान लीजिए कि चंद्रमा का जो लग्न, जो मेरा लग्न का स्वामी है वो बुध है, और चंद्रमा का जो मेरा राशि स्वामी है वो भी बुध है, तो बुध चूँकि 2 बार आ गया है तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मतलब मेरा जो है पावरफुल हो जाएगा। या ऐसे समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए, अगर मान लीजिए लग्न का जो स्वामी है वो शनि है, और चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो यदि बुध है, और जो दिन का स्वामी है दिन बुधवार है, तो इसलिए वो बुध है। तो चूंकि बुध 2 बार आ गया है तो बुध ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रायोरिटी होगी वो इसी तरह से होगी, एल, एस, आर, डी में ही होगी, और ये 4 जो है हमारे यही जो है मुख्य रूलिंग प्लैनेट्स होंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जो है रूलिंग प्लैनेट्स में हम राहु और केतु को भी इन्वॉल्व करते हैं। जो मेरे 4 ग्रह आ रहे हैं, यदि इनसे राहु केतु का संबंध किसी भी प्रकार से होता है तो हम राहु केतु को भी रूलिंग प्लैनेट में इंक्लूड करते हैं। प्रश्न समय पर जो ग्रह वक्री होता है या फिर वक्री ग्रह के नक्षत्र या फिर उप नक्षत्र में स्थित होता है, उन्हें हम रूलिंग प्लैनेट से हटा देते हैं। मतलब मान लीजिए कि शनि जो है मेरा, अगर ये वक्री है यहाँ पर, तो मैं शनि को कंसीडर नहीं करूँगा।
ठीक है, समझते जाइएगा, मैं शनि को कंसीडर नहीं करूँगा। शनि जो है मेरा, वो जिस ग्रह के नक्षत्र में स्थित है, शनि मान लीजिए कि अगर बुध के नक्षत्र में स्थित है, समझने के लिए बस, और बुध यदि मेरा वक्री है तो भी मैं शनि को कंसीडर नहीं करूँगा। शनि मेरा जिस उप नक्षत्र में स्थित है, शनि मान लीजिए बुध के नक्षत्र में और सूर्य के उप नक्षत्र में स्थित है, ठीक है। तो मान लीजिए, वैसे तो जो मेरा सूर्य है वो कभी भी मेरा रेट्रो नहीं होता। मान लीजिए कि शनि जो है मेरा वो गुरु के नक्षत्र में स्थित है और गुरु के ही उप नक्षत्र में स्थित हो, और ये जो है मेरे ये वक्री चल रहे हैं, तो फिर मैं शनि को जो है इन्वॉल्व नहीं करूँगा। मतलब प्लैनेट का यदि स्टार लॉर्ड या फिर सब लॉर्ड इनमें से कोई भी यदि रेट्रो हो, उस टाइम पर वक्री हो, तो फिर हम उस ग्रह को जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। ये मैं आपको एकदम बेसिक नियम अभी बता रहा हूँ, और मैं वो नियम बता रहा हूँ जो कि गुरुवर कृष्णमूर्ति जी ने बताए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम LSRD जो है ये हम लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमें 4 ग्रह जो हैं वो मिल जाते हैं। अभी आगे मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊँगा। यहाँ पर मुझे क्या होते हैं, 4 ग्रह मिल जाते हैं, लेकिन अब 4 ग्रह से में से मान लीजिए क्या हो रहा है कि मुझे जो है ये 2 प्लैनेट, चूँकि ये रेट्रो थे, इस कारण से मैं इन्हें कंसीडर नहीं कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास में सिर्फ L और D बस बचे, S और R को जो है वो मैंने छोड़ दिया। अब ऐसी स्थिति में जब मेरे पास में ये जो वक्री ग्रह वाला रूल लगाना है, इसके कारण यदि मान लीजिए मेरे पास में यदि कम ग्रह बचते हैं, 1 या 2 ग्रह बचते हैं, तब कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार मैं एक 5वां और रूलिंग प्लैनेट जो है वो ले सकता हूँ। तो उस स्थिति में जो है मेरा जो लग्न का जो मेरा स्टार लॉर्ड होगा वो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी का क्या होगा, रूलिंग प्लैनेट होगा। इसके बाद में जो मेरा लग्न का राशि लॉर्ड होगा वो मेरा दूसरी प्रायोरिटी का होगा। फिर इसके बाद में जो मेरा मून है, मून का जो मेरा स्टार लॉर्ड होगा वो 3rd नंबर पे होगा। फिर इसके बाद में जो मेरा मून का राशि लॉर्ड है वो 4th नंबर पे होगा। और फिर जो मेरा डे का लॉर्ड है ये मेरा 5th नंबर पे होगा। 1 2 3 4 और 5, और जो मैंने अभी आपको बताया ये मेरे LSRD होते हैं। यदि रेट्रोग्रेशन के कारण मुझे ग्रहों को छोड़ना पड़ रहा है तो उस स्थिति में फिर हम क्या करते हैं, लग्न के स्टार लॉर्ड को भी ले लेते हैं, और ये फिर मेरा पहले दर्जे का जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ये रूलिंग प्लैनेट मेरा बन जाता है, ठीक है। अब तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार 4 हम मुख्यतः रूलिंग प्लैनेट लेते हैं। यदि वक्री ग्रह के कारण ये कम हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, लग्न के स्टार लॉर्ड को भी हम कंसीडर करते हैं। तो ये इस तरह से 4 या फिर ये जो 5 रूलिंग प्लैनेट लेना है, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ रूलिंग प्लैनेट सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ रूलिंग प्लैनेट सिलेक्शन, इसके अंतर्गत ये जो मेरी ये 5 रूलिंग प्लैनेट या फिर ये जो 4 रूलिंग प्लैनेट हैं ये आते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि देखी गई थी कि लगन जो मेरा होता है, जो मेरा लगन है, ठीक है, लगन में जो मेरे प्लैनेट पॉजिटेड हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, लगन पे में जो मेरे प्लैनेट पॉजिटेड हैं वो, या फिर जो लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो, या फिर जो ये मेरे LSRD हैं इनके साथ में जो प्लैनेट मेरे कंजंक्शन में हैं, इनके साथ में जो मेरे प्लैनेट कंजंक्शन में हैं, इन्हें भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमें लेना कब है, मान लीजिए कि अब मैंने ये लग्न का स्टार लॉर्ड भी मैंने जो है वो ले लिया, लेकिन ये भी मेरा या तो वक्री था या फिर वक्री ग्रह के नक्षत्र या फिर उप नक्षत्र में था, तो मुझे इसे और इसे हटाना पड़ रहा है। मेरे पास में अभी भी जो हैं वो L और D, यही 2 बस मेरे पास में रूलिंग प्लैनेट हैं। तो उस केस में फिर मैं कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार और कौन कौन से ग्रहों को रूलिंग प्लैनेट में इंक्लूड कर सकता हूँ। लग्न में जो मेरे ग्रह जो हैं वो पॉजिटेड हैं, जो लग्न में जो ग्रह स्थित हैं उन्हें मैं ले सकता हूँ। ऐसे ग्रह, यदि मान लीजिए लग्न में ग्रह स्थित नहीं है, तो ऐसे ग्रह जिनकी दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है, मैं उन्हें ले सकता हूँ। या फिर अगर मान लीजिए मुझे ऐसे ग्रह भी नहीं मिलते हैं, तो ये जो प्लैनेट है LSRD में, इनके साथ में जो प्लैनेट कंजंक्शन में है, जो इनके साथ में युति में है, उन प्लैनेट्स को भी मैं ले सकता हूँ। अब जो मेरे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं इनके लिए मैं 4 डिग्री लेके चलूँगा। 4 डिग्री कैसे लेके चलूँगा कि मान लीजिए कोई मेरा ग्रह है, अगर वो 20 डिग्री में है,
ठीक है। तो 4 डिग्री, और 4 डिग्री भी कैसे, देखिए यहाँ से 20 डिग्री का स्पान क्या होगा, यहाँ से 16 डिग्री से लेके और फिर ये जो है मेरा ये 24 डिग्री तक होगा। पहले भी मैं ले सकता हूँ, बाद में भी मैं ले सकता हूँ। 4 डिग्री अगर मैं लूँ पहले या बाद में फास्ट मूविंग प्लैनेट के लिए। तो जो ग्रह युति से बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो ग्रह युति से बाहर की तरफ जा रहे हैं, युति अब इनकी हो चुकी है, अब ये बाहर निकल रहे हैं, उनकी तुलना में जो ग्रह उस युति में आने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए सूर्य अगर मेरा जो है वो 20 डिग्री पर है और चंद्रमा जो है मेरा वो 16 डिग्री या 17 डिग्री पर है, तो चंद्रमा इस सूर्य के कंजंक्शन में आने का प्रयास कर रहा है, तो मैं चंद्रमा को लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसी टाइम पर यदि मान लीजिए मेरा बुध 24 डिग्री पे है तो मैं बुध को नहीं लूंगा, क्योंकि बुध जो है मेरा वो इस कंजंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो मेरे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं इनके लिए ये 4 डिग्री की मेरी लिमिट है, और जो मेरे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं उनके लिए ये 6 डिग्री की जो है मेरी ये लिमिट है। ठीक है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, इनके लिए हम 6 डिग्री लेके चलते हैं, और जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है इनके लिए हम 4 डिग्री लेके चलते हैं। और जो प्लैनेट युति में आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हमें कंसीडर करना होता है, वो ज़्यादा सटीकता से परिणाम देते हैं के बजाय जो प्लैनेट युति से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। फिर से एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। एल, एस, आर, डी, ये 4 मेरे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं। दिन स्वामी में रविवार का मतलब सूर्य होता है, सोमवार का मतलब चंद्रमा होता है, मंगलवार का मतलब मंगल होता है, बुधवार का मतलब बुध ग्रह होता है, गुरुवार का मतलब गुरु, शुक्रवार का मतलब शुक्र, शनिवार का मतलब शनि। ये मेरे ग्रह होते हैं। राहु केतु का किसी भी तरह से यदि कनेक्शन होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि जो मेरा डे लॉर्ड है, बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मेरा डे लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल जो है वो 1 और 8 राशि को रूल करता है। अब मान लीजिए यदि पहली राशि में यदि राहु स्थित है तो हम राहु को भी कंसीडर करेंगे मंगल के साथ। यदि 8वीं राशि में राहु या फिर केतु स्थित है तो हम इसे भी कंसीडर करेंगे। मंगल जो है, मार्स, यदि इसकी 4थी या फिर 8वीं दृष्टि राहु या केतु पर पड़ रही है तो भी हम राहु केतु को कंसीडर करेंगे। यदि जो मेरा सैटर्न है, सैटर्न की यदि मेरी 3री या फिर 10वीं दृष्टि जो है वो यदि मेरी पड़ रही है, किसके साथ, किस पे पड़ रही है, राहु पर या फिर केतु पर, तो हम सैटर्न के साथ राहु और केतु को भी कंसीडर करेंगे। यदि मान लीजिए जो मेरा जुपिटर है, जुपिटर की मेरी 5वीं या फिर 9वीं दृष्टि जो है वो यदि राहु या केतु पर पड़ रही है तो हम जुपिटर के साथ साथ राहु या केतु को भी कंसीडर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रूलिंग प्लैनेट के साथ हमें राहु और केतु दोनों ही मिल जाते हैं। इस केस में हमें प्रायोरिटी जो है वो राहु को देनी है, नियम के अनुसार, है ना। राहु जो है वो ज़्यादा पावरफुल है केतु की तुलना में। तो यदि किसी ग्रह के साथ, किसी LSRD के किसी प्लैनेट के साथ जो है यदि मुझे राहु और केतु दोनों ही मिल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे राहु को जो है तवज्जो देनी है, इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे राहु को देना है इस केस में। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हम 5 रूलिंग प्लैनेट लेते हैं ये डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है। और यदि मान लीजिए ये रेट्रो वाले कंसेप्ट के कारण मुझे जो है बहुत सारे रूलिंग प्लैनेट छोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जनरली क्या होता है कि दशा, भुक्ति और अंतरा, इसे फिक्स करने के लिए हम रूलिंग प्लैनेट्स की जो है मदद लेते हैं। तो मतलब मेरे पास में 3 प्लैनेट तो होना जरूरी है ना। अब यदि मान लीजिए मुझे LSRD में 3 से कम 2 प्लैनेट मिल रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं ये लगन के स्टार लॉर्ड को लूंगा साथ में, और ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी का ये मेरा प्लैनेट होगा, सबसे ज़्यादा बलवान ये प्लैनेट होगा। यदि मान लीजिए इसे भी मुझे हटाना पड़ता है तो फिर जो मेरा लगन में जो मेरे प्लैनेट बैठे हुए हैं उन्हें मैं ले सकता हूँ, लगन पर जो दृष्टि डाल रहे हैं उन्हें ले सकता हूँ, या फिर जो मेरे LSRD के साथ में कंजंक्शन में प्लैनेट है मैं उन्हें ले सकता हूँ। जो प्लैनेट कंजंक्शन में आने का प्रयास कर रहे हैं मुझे उन्हें लेना है। और ये जो है ये पूरे के पूरे कैलकुलेशंस में D1 कुंडली की मदद से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे जो है भाव चलित कुंडली बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जो है मेरी डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। अब थोड़ी सी ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं इसके अलावा जो एक और मेथड है जिसे हम एडवांस मेथड कहते हैं। तो वो एडवांस मेथड क्या होती है, तो देखिए कृष्णमूर्ति जी ने क्या बताया था, कृष्णमूर्ति जी ने बताया था हमें LS, R और D को बस यूज़ करना है। ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर मुझे रेट्रो प्लैनेट मिलते हैं तो फिर मैं सबसे पहले किसको यूज़ करूँगा,
लगन के स्टार लॉर्ड को, है ना, और फिर ये मेरे LSRD आ जाएंगे। ये मेरी डायरेक्ट मेथड होती है। एडवांस मेथड में क्या करते हैं हम, ये मुझे 4 मिलते हैं, 4 की जगह कभी कभी 5 मिल जाते हैं। और यदि मान लीजिए फिर प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकते हैं, D1 चार्ट की मदद से लगन में स्थित ग्रह, यदि लगन में ग्रह स्थित नहीं है तो लगन पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, यदि लगन पर ग्रह स्थित नहीं है और कोई ग्रह दृष्टि भी नहीं डाल रहा है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, जो मेरे रूलिंग प्लैनेट्स हैं इनके साथ जो क्लोज कंजंक्शन में प्लैनेट हैं, जो कंजंक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी मैं रूलिंग प्लैनेट के तौर पर ले सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में फिर जो मेरी एडवांस मेथड है, तो आगे चल के जो है लोगों ने और अपने रिसर्च वगैरह की है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में ध्यान रखिएगा ये 4 या फिर ये 5 रूलिंग प्लैनेट ही लेने हैं। ये मैं आपको पढ़ाने के लिए बस अभी बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने जो मेरा लगन है, लगन का सब लॉर्ड ले लिया, लगन का जो है मेरा स्टार लॉर्ड ले लिया, लगन का जो है मेरा राशि लॉर्ड ले लिया, मून का जो है मेरा सब लॉर्ड ले लिया, मून का जो है मेरा स्टार लॉर्ड ले लिया, मून का जो मेरा राशि लॉर्ड ले लिया, और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है जो डे लॉर्ड ले लिया। तो इस तरह से मुझे क्या होते हैं, ये टोटल 7 रूलिंग प्लैनेट्स मिलते हैं एडवांस्ड मेथड के द्वारा। लेकिन मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा हम LSRD ही लेके चलेंगे। हम गुरुवर KS कृष्णमूर्ति जी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए जो है वो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से प्लीज़ समझिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये एक क्वेश्चन आता है कि यार मुझे जो LSRD है, जो मुझे रूलिंग प्लैनेट्स हैं, वो यूज़ कब करना है। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं कि घटना जो है वो घटित होगी, ये हमें पता होना चाहिए, इस पर यकीन होना चाहिए कि हाँ ये जो अमुक घटना है ये घटित होने ही वाली है। ऐसी घटनाएं जिन्हें हमें पता ही नहीं है कि वो घटित होंगी या नहीं होंगी, उनके लिए हम LSRD का उपयोग जनरली नहीं करते हैं। और हमें घटना के समय की जानकारी होना भी ज़रूरी है कि ये घटना अपेक्षित जो समय है घटना का, लगभग कितने समय में ये घटना हो सकती है। क्या घटना कुछ मिनटों में होने वाली है, 1 घंटे के भीतर होने वाली है, कुछ घंटों में होने वाली है, 1 दिन के भीतर होने वाली है, या फिर मान लीजिए अगले 1 हफ्ते में होने वाली है, या फिर जो है 8 से 10 दिनों में होने वाली है, या फिर 1 महीने में होने वाली है, या फिर 1 साल में होने वाली है, या फिर आने वाले कुछ सालों में होने वाली है। ये चीज़ की हमें श्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रूलिंग प्लैनेट्स का उपयोग करेंगे तब, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। अब जब मैं LSRD का उपयोग कर रहा हूँ, जब मैं LSRD का क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, उस समय यदि मान लीजिए मुझे LSRD में जुपिटर मिल जाता है, LSRD में मेरा कोई एक प्लैनेट जुपिटर होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो मेरी अपेक्षित घटना है जो होने वाली है वो श्योरली होगी ही। ठीक है, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पर सैटर्न मिलता है, यदि मान लीजिए मुझे यहाँ पर सैटर्न मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि सैटर्न चूँकि एक स्लो प्लैनेट है तो घटना जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है, उसके घटित होने में, घटना का जो घटित होने में थोड़ा सा जो है वो लेट हो सकती है। यदि मान लीजिए मुझे जुपिटर और सैटर्न दोनों ही मिलते हैं LSRD में, तो घटना जो है वो श्योरली होगी, लेकिन थोड़ा स्लो मैनर में होगी, थोड़ा स्लोली होगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स मिलते हैं जैसे कि मून, मरकरी, सन या फिर वीनस, तो इसका मतलब है कि जो मेरी घटना है वो जल्द से जल्द होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ जो है ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, अब इसके बाद में जो आज हमें मेन चीज़ करनी है वो हमें क्या करना है, ये कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यदि इस तरह की स्थिति हो, मान लीजिए मेरे पास में अभी मैंने जो है सॉफ्टवेयर अपना ओपन किया है, हालांकि सॉफ्टवेयर में मुझे जो है वो रूलिंग प्लैनेट मिल जाते हैं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है ना कि कैसे मिलेंगे हमें रूलिंग प्लैनेट। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, ये LSR और D में लिख लूँगा लग्न का स्वामी। तो पहला जो मेरा भाव है इसमें राशि किसकी है, गुरु की है। ठीक है, तो मैं गुरु को ले लूँगा। इसके बाद में फिर जो है एस मतलब कि जो मेरा चंद्रमा है, चंद्रमा का जो है मेरा ये नक्षत्र स्वामी ग्रह तो वो केतु है, और चंद्रमा का जो राशि स्वामी है वो जो है मेरा गुरु है। इसके बाद में फिर जो मेरा डे लॉर्ड है, डे लॉर्ड भी जो है मेरा ये क्या है, गुरु ही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो गुरु जो है वो मेरा रेट्रो है। बेसिक नियम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो रेट्रो है तो अभी हम क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और भी ज़रा देखने की प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या राहु और केतु का संबंध कहीं से भी रूलिंग प्लैनेट से हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर गुरु को देखूँ
तो गुरु की राशि में जो है मेरा क्या बैठा हुआ है यहाँ पर, गुरु की राशि में कौन स्थित है, गुरु की राशि में जो है मेरा राहु स्थित है। तो गुरु की जगह मैं यहाँ पर राहु को ले सकता हूँ, गुरु की जगह मैं यहाँ पर राहु को जो है ले सकता हूँ। ठीक है। केतु के लिए हम देखते हैं, देखिए गुरु की 5वीं या 9वीं दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेरा लगन का जो मेरा कौन सा स्वामी है, जो मेरा लग्न का स्टार लॉर्ड, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, 2 ही रूलिंग प्लैनेट मिल रहे हैं जो कि राहु और केतु मिल रहे हैं। गुरु चूंकि रेट्रो है इसलिए वो हट गया है। तो अब इसके बाद में अब हम ये चीज़ देखते हैं, लग्न का जो मेरा स्टार लॉर्ड है सैटर्न को भी अभी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो शनि भी जो है ये मतलब मेरा क्या है, ये हो जाएगा। अब शनि जो है मेरा वो मंगल और शनि, मतलब ये गुरु से तो कनेक्टेड नहीं है। अब हम शनि के साथ में ये देख लेते हैं कि क्या शनि का कहीं से भी जो कनेक्शन है मेरा वो राहु या केतु से हो रहा है। तो देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, शनि का जो मेरा कलेक्शन है वो राहु या केतु से नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमें शनि, राहु और फिर केतु, ये 3 जो है मुझे ये रूलिंग प्लैनेट यहाँ पर मिले हैं। चूँकि जुपिटर रेट्रो था इसलिए बेसिक नियम के अनुसार जो है मैंने उन्हें हटा दिया है। कृष्णमूर्ति जी ने जो नियम बताए थे उनके अनुसार मैंने हटाया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। राहु और केतु जो हैं, चूँकि ये हमेशा ही रेट्रो होते हैं इसलिए इन्हें डायरेक्ट माना जाता है। रेट्रो प्लैनेट का मतलब होता है ऐसा प्लैनेट जो अपने पाथ पर दोबारा जाता है। प्लैनेट जो है रेट्रो होता है तो वैसे घूमता है, फिर वो उसी पाथ को दोबारा ट्रैवल करता है। तो ऐसे प्लैनेट को यहाँ पर रेट्रो कंसीडर किया जाता है। क्योंकि राहु और केतु हमेशा ही रेट्रो होते हैं तो वो उस पाथ को दोबारा ट्रैवर्स नहीं करते, इसलिए राहु और केतु को जो है हमेशा मार्गी ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में जो है हम अगला थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो फिर से अब यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, L S R और D में निकाल रहा हूँ। लग्न का जो मेरा स्वामी है वो क्या है, गुरु है। ठीक है, चंद्रमा का जो मेरा स्टार लॉर्ड है ये गुरु है। फिर इसके बाद में चंद्रमा का जो मेरा राशि स्वामी है ये मेरा बुध है। और दिन का जो स्वामी है ये मेरा मंगल है। अब बुध जो है चूँकि वो रेट्रो है और इसमें से हम देख लेते हैं तो बुध रेट्रो है तो बुध को भी हम हटा देते हैं। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं गुरु ठीक है बुध के नक्षत्र या फिर उप नक्षत्र में नहीं है। और मंगल जो है मेरा ये बुध के नक्षत्र या उप नक्षत्र में नहीं है। ठीक है, अब मुझे राहु केतु वाला कनेक्शन एक बार देखना है। देखिए यहाँ पर जो है मेरा गुरु है और गुरु की जो 9वीं राशि है इसमें जो है मेरा राहु स्थित है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर राहु भी आ जाएगा गुरु के स्थान पर। यहाँ पर भी जो है मेरा राहु जो है वो आ जाएगा। इसके बाद में फिर अगर आप देखेंगे तो मंगल, ठीक है, जो मेरे रूलिंग प्लैनेट हैं उन्हीं को हम चेक करेंगे। जो मेरा केतु है ये 3री राशि में है जो कि बुध की राशि होती है ना। तो केतु जो है मेरा वो बुध की राशि में है। बुध को मैं हटा दिया हूँ लेकिन बुध के स्थान पर मैं केतु को ले सकता हूँ। ठीक, तो इस तरह से जो है मेरे यहाँ पर जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो राहु, गुरु, केतु और ये मंगल, ये जो मेरे यहाँ पर जो हैं ये मेरे रूलिंग प्लैनेट हो जाएंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे रूलिंग प्लैनेट, L S R और D, ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यहाँ पर L S R D क्या होंगे। और इसके बाद में फिर जो है यहाँ पर इस वाली कुंडली में भी आपको बताना है कि यहाँ पर मेरे रूलिंग प्लैनेट जो हैं, मतलब कि जो मेरे जनरली L S R और D हैं वो क्या होंगे। ठीक है, ये 2 में जो है आपको बताना है, बाकियों पे जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 2 पर मैंने बताया है, 2 पर आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा ज़रूर। रीडर 6 में जो है
कृष्णमूर्ति जी ने रूलिंग प्लैनेट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आगे जो है मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा रूलिंग प्लैनेट्स के, कि बिजली कब आएगी, या फिर मान लीजिए कोई एक ऐसा काम है जो होने वाला है, तो वो यदि हमें पता है कि वो 1 महीने के भीतर होने वाला है तो कब होगा, वो चीज़ें हम किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद में फिर जो है हम जन्म समय शुद्धिकरण के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो कि एक बहुत एडवांस टॉपिक माना जाता है, तो हम उसके जो बेसिक नियम है उसको समझ के यहीं पर ही अभ्यास करेंगे, और हम देखेंगे कि हम कितनी आसानी से जो है जन्म समय शुद्धिकरण केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है गुरुवर के एस कृष्णमूर्ति जी के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार हम कितनी आसानी से जन्म समय शुद्धिकरण को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा गिव अवे चल रहा है, आपको ध्यान होगा है ना, 30 नवंबर तक की मैंने अभी डेट उसमें रखी हुई है, तो 30 नवंबर 2023 तक। इसके पहले तक आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल में कोई भी 5 वीडियोज़ जो हैं वो देखने हैं। उन 5 वीडियोज़ में जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो भी उसकी इम्प्रूवमेंट के आपको सुझाव हों, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और उसके बाद में जो है किसी भी एक व्यक्ति को हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, और रैंडमली सेलेक्ट करने के बाद में उनके एड्रेस पर जो है वो पुस्तक जो है वो सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।